नमस्कार दोस्तों, रघुवंशी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखेंगे बीएसएनएल जेटीओ लाइस 2021 जो अभी जल्द ही बीएसएनएल जेटीओ लाइस का जो पेपर हुआ 2021 का, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि आप लोगों को भी पता है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव बीएसएनएल में आया हुआ है, जिसमें दोस्तों जेईसी जेटीओ बनने के लिए जो स्पेशल रिक्रूटमेंट हो रहा है 2021 बैच के लिए, उसमें दोस्तों मैंने क्लियरली बताया था, उसके सिलेबस को सब कुछ डिटेल में बताया था कि इसके दो पार्ट होंगे, एक टेक्निकल पार्ट होगा और एक नॉन टेक पार्ट होगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 30% मार्क्स सभी सेक्शन में ओवरऑल लाना रहता है, और जनरल कैंडिडेट है 37% लाना रहता है, और सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे रहता है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे 2021 के जो अभी जल्द ही पेपर हुआ जेटीओ लाइस का, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, क्योंकि पीछे के जो पेपर्स थे और अभी के जो पेपर हैं उसमें काफी अंतर है। अभी इनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि सभी जितने भी अनफिल्ड सीटें हैं उनको फिल करना है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि इस बार के एग्जामिनेशन में कोई भी कैंडिडेट किसी भी जहां भी सर्कल खाली है, किसी भी सर्कल का हो, वहां पे वो अप्लाई कर सकता है। और इवन इन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप सारे सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनको आप अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 18 सर्कल्स तक आप अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं। मतलब इनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि जितने भी अनफिल्ड सीटें हैं उसको भरा जाए। तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू इजी ही रहने वाला है, हार्ड नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इनके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो जनरली, जैसा कि जो अभी वाला पेपर अगर देखा जाए तो टोटली थ्योरेटिकल ही है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को और आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे। ये दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारा मेन मोटिव, आपको आंसर्स उसको दिखता होगा, हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और किस सब्जेक्ट से क्या उसका लेवल रहेगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप इसे डेटा स्ट्रक्चर या फिर माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत डाल सकते हैं। अ स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंस्ट्रक्शंस विथ, किससे आप इसको कैरेक्टराइज करेंगे? तो दोस्तों ये सिंपल है, इसका जीरो एड्रेसिंग रहता है। जीरो एड्रेसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखिए दोस्तों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द प्रोसेसिंग पावर एज्यूमिंग दे डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर? डेटा बस कैपेबिलिटी, एड्रेसिंग स्कीम, तीसरा क्या है? क्लॉक स्पीड। मतलब कि इसमें से कौन सा प्रोसेसिंग पावर पर प्रभाव डालता है, या मानते हुए कि ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ठीक, तो यहां पे दोस्तों इसका ऑल ऑफ द एबव यहां पे आंसर दिया गया, मतलब सभी, मतलब 1 2 3 सारे इसके आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम देखें यहां पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों आप देख लीजिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ रजिस्टर्स ऑफ अ सीपीयू आर गिवन। ठीक, सीपीयू से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब उसमें से आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ रजिस्टर ऑफ अ सीपीयू आर गिवन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब गलत स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। एंड इंस्ट्रक्शन, इसका भी आंसर आप यहाँ पे दोस्तों क्लियरली देख पाएंगे। यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट हमें क्या करना है? निकालना है। An instruction in the instruction register consists of the opcode of the operand। दोस्तों ये माइक्रो प्रोसेसर है, मैं आपको बता दूं माइक्रो प्रोसेसर का मैंने पूरा कंप्लीटली क्लास कवर कराया हुआ है, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको देखने के बाद जिन लोगों ने एग्जाम दिया उन्होंने मुझे कमेंट किया था, इवन मैसेज भी किया था कि काफी क्वेश्चन आपके क्लासेस से हमें देखने को एग्जामिनेशन में मिले थे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार आज आप जा करके मेरे माइक्रो प्रोसेसर के क्लास देख सकते हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पूरा प्लेलिस्ट का, और आई बटन में भी लगा दूंगा। आप एक बार जाकर के माइक्रो प्रोसेसर के क्लास देख लीजिए, आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे बी, द प्रोग्राम काउंटर होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द एग्जीक्यूशन। तो जो प्रोग्राम काउंटर होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यही इसका क्या है दोस्तों? फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 54 की बात करें
तो दोस्तों बोथ EPROM एंड EEROM आर, बोथ EPROM, पहले तो यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रोम और रोम के ये कैटेगरीज हैं, ठीक, रोम और रैम के बीच में डिफरेंसेस आपसे पूछे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो रोम क्या है, दोनों क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, क्लियरली इनके फुल फॉर्म से ही आप देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों क्या पूछ सकता है आपसे कि ये वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, इन सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे रोम के बारे में पूछा, ये दोनों क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इससे इजी क्वेश्चन शायद ही हो सकता है एग्जामिनेशन में। अब इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल एंड स्टेटमेंट लास्ट विथ यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों फुल स्टॉप, मतलब टोटल आप देखेंगे पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो आप बहुत ही, कोई कॉन्सेप्ट यहां पे लगाने के लिए जरूरत नहीं है। अगला, ये सारे क्वेश्चंस आपको डेटा स्ट्रक्चर से देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें यहां पे, विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय वेब क्लाइंट टू व्यू द वेब पेजेस, कौन से प्रोग्राम यूज होते हैं। तो अब इससे वेब ब्राउजर, इससे इजी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, विच प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर वेब क्लाइंट टू व्यू द वेब पेजेस, वेब पेजेस को देखने के लिए वेब ब्राउजर, इसको दोस्तों आप कंप्यूटर या फिर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगला दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, इज यूज्ड टू फाइंड एंड फिक्स बग्स इन द जावा प्रोग्राम, मतलब कौन सा कोड यहां पे आप देख सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं कौन सा कंपोनेंट जावा में बग को फिक्स करने के लिए यूज होता है। तो JDB इसका राइट आंसर आप यहां पे दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नेटवर्क हब, नेटवर्क हब के बारे में दोस्तों यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा, a hub connect different station in a private network, it send data packet to intended recipient। तो पहला ही आंसर इसका, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हब क्या होता है आप देखेंगे, अगर हब आप DCN से देख सकते हैं, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। हब क्या होता है, हब से जनरली जो मेन इसके क्लाइंट्स होते हैं वो स्टार फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, स्टार फॉर्म में कनेक्टेड है, जिसमें क्या होता है, हब कनेक्ट डिफरेंट स्टेशन इन अ प्राइवेट नेटवर्क, किसी भी प्राइवेट नेटवर्क में हब क्या करता है, डिफरेंट स्टेशन को कनेक्ट करता है। तो हब, ये पहला स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। अब अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 59, द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, डेटा लिंक जैसा कि OSI मॉडल है, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल, इनके डिफरेंसेस और इनके लेयर के बारे में आप पढ़ लेंगे तो उससे आपको एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, DCN में जो 2 मॉडल्स है, TCP/IP मॉडल्स एंड ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल मॉडल, और ये OSI मॉडल, दोनों लेयर के जो जितने डिफरेंट लेयर होते हैं उनकी वर्किंग क्या क्या होती है, वो किसके लिए, कौन सा लेयर क्या क्या करता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ लेंगे आप तो आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं एग्जामिनेशन में। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, पिछले भी एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे। तो डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड एरर फ्री कम्युनिकेशन अक्रॉस द फिजिकल लिंक कनेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेशन विद इन अ नेटवर्क, मतलब वो एरर को जनरली फाइंड आउट करने के लिए डेटा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन, सबसे पहले आप लैन का फुल फॉर्म जान लीजिए, लोकल एरिया नेटवर्क। इससे ज्यादा, इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता, बट आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्या, इनका मोटिव, अभी मेन मोटिव क्या है, जितने भी अनफिल्ड जेटीओ के पोस्ट है वो भरा जाए, ताकि जो खाली जगह है वहां पे लोग जाकर के सर्व करें। तभी तो इनके बॉन्ड में देखिए आप नोटिफिकेशन में क्लियरली इन्होंने लिखा है कि आप 5 साल तक उसको ना ही रूल 8 ना ही रूल 9 किसी से भी आप वहां से ट्रांसफर नहीं मांग सकते, कई सारे कंडीशन इन्होंने लगाए हैं। तो यहाँ पे इसका दोस्तों देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन, एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेड इंटरफेसेस, यही इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट
इंटरफेसेस। अगला दोस्तों अगर हम देखें यहां पे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 61, IPv6 एड्रेसेस हैव अ साइज ऑफ, कितने साइज के होते हैं IPv6 एड्रेसेस, ये आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, और अभी IPv6 से पूछा गया है तो आप IPv4 के बारे में भी जान ले। ठीक, IPv4 के बारे में भी जान ले और IPv6 के भी बारे में जान ले। तो IPv4 जो होते हैं दोस्तों वो 32 बिट्स के होते हैं, और अगर बात करें IPv6 की तो 128 बिट का होता है IPv6 का साइज। तो ये टोटली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क से ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को अभी तक मिले हैं। ठीक, जिसका लेवल टोटली मॉडरेट से इजी ही है, क्योंकि दोस्तों ये टोटल थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल्स allow an application programs on one machine to send a datagram to an application program on another machine। ठीक, इसके बारे में मैंने आपको जैसा कि बताया कि अभी आपको बताया कि OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल आप पढ़ लीजिए, आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जामिनेशन में देखने को मिलने हैं। तो ये दोस्तों UDP यही मशीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउ कैन वी डिस्क्राइब एन एरे इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। एरे, अब देखिए आप सिंपली एरे के डेफिनेशन से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। एरे क्या होता है? एरे कंटेन्स कंटेनर दैट स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप। एरे क्या करता है? सिमिलर टाइप के डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। सिंपल आप देख सकते हैं एरे की डेफिनेशन, तो आपको टोटल थ्योरेटिकल बेसिस के ही क्वेश्चंस मिलने वाले। अगले क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 64, which one of the following is the process of inserting an element in the stack। स्टैक में अगर कोई डेटा डालना है तो जनरली 2 तरीके से हम लोग डेटा उसमें डालते हैं और निकालते हैं, पुश पुल, ये आपको पता ही होगा। तो पुश से उसमें क्या होता है, डेटा को हम डालते हैं, और पुल से क्या करते हैं, डेटा को हम निकालते हैं। अब अगर कोई स्टैक पॉइंटर है तो दोस्तों आपको भी पता होगा स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर कोई डेटा हम डालते हैं स्टैक में तो लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस के पे ये काम करता है, और जब हम इसमें कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसको पुश बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पुश, मतलब उसमें डेटा डालना। ठीक, पुल मतलब निकालना। तो यहां पे देख सकते हैं आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक। तो पुश से हम उसमें क्या करते हैं, डेटा को डालते हैं, पुल से डेटा को हम निकालते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं इतने इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार के एग्जामिनेशन में। अब अगर दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करें, यहां पे क्वेश्चन नंबर 65, इन द लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू वेयर विल द न्यू एलिमेंट बी इंसर्टेड। वेयर द मतलब आप देख सकते हैं यहां पे लिंक्ड लिस्ट में इंप्लीमेंट उसके क्यू में कहां पे आप नए एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, एट द टेल पोजीशन ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। ठीक, जब भी कोई इंसर्शन होता है, इंसर्शन का प्रोसेस होता है, तो वो किस में होता है दोस्तों? वो हमेशा लास्ट में होता है। लास्ट में होता है यानी उसके टेल के साइड होगा, उसके टेल के साइड होगा। तो आप देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर से कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन की बात करें अगर दोस्तों यहाँ पे, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच डेटा स्ट्रक्चर इज द बेस्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग अ प्रायोरिटी क्यू। मतलब प्रायोरिटी क्यू को बनाने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है? आप यहां पे देख सकते हैं स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, अरे एंड हीप। अरे एंड हीप, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा हीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। मैंने जो पेपर देखे थे तो कई सारे क्वेश्चंस मुझे मिले थे जो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पेपर में पूछे गए थे। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जो आए हुए हैं लास्ट के 10 साल के क्वेश्चंस को जो डेटा बेस्ड है उसको तो जरूर पढ़िएगा, और मैं तो कहूंगा उसको याद कर लीजिएगा अगर समझ में ना आए, ताकि आपको क्वेश्चन दिखे बस उसका आंसर आप दीजिए। ऐसे तो आप
बहुत ही आसानी से एग्जामिनेशन को पार कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज इन द बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री में कौन सा टेक्निक है जो नहीं यूज होता? तो उसमें प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, ये सब तो इंसर्शन और डिलीशन के प्रोसेस हैं, लेकिन जो रैंडमाइज्ड ट्रावर्सल है उसका हम यूज नहीं करते, कहीं बीच में से नहीं निकाल सकते। इसमें क्या कर सकते हैं, या तो प्री ऑर्डर पहले निकालेंगे या तो बाद में निकालेंगे, बीच इन ऑर्डर इंसर्शन, ये उसके प्रोसेस हैं किसके, बाइनरी ट्रीज के। बट ये जो रैंडमाइज्ड ट्रावर्सल है ये उसका प्रोसेस नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पे अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो आप बहुत ही आसानी से इस एग्जामिनेशन को पार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। डीबीएमएस से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज which of the following is used in application program to request data, डेटा को रिक्वेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करके हम उसको रिक्वेस्ट करके उसको दोस्तों क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। अब दोस्तों अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 की, तो आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि which of the following commands is used to save any transaction permanently into the database, डेटाबेस में कोई कमांड को आपको परमानेंटली सेव करना है तो कौन सा आप कमांड का यूज करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों कौन सा कमांड यूज होता है, कमिट कमांड उसके लिए यूज करने को पड़ता है, कमिट कमांड। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें, इन द रिलेशन मॉडल द रिलेशन आर जनरली टर्म्ड एज, इन द रिलेशन मॉडल रिलेशन आर जनरली टर्म्ड एज, तो टेबल्स, उसको क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें दोस्तों तो यहां पे आपको क्लियरली देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज द 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है किसके, डेटाबेस के। द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस 3 लेयर आर्किटेक्चर्स होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग keys is generally used to represent the relationship between the tables, टेबल्स के बीच में जो कीज है जो जनरली रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा होते हैं दोस्तों, ये होते हैं फॉरेन की। फॉरेन की रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, तो टेबल्स के बीच में बताता है। ठीक, अगले क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 73, तो 73 में द मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर 3 फेज 3 वायर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड पावर, कितने नंबर ऑफ वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन है। आपको जब मैं बता दूं क्लियरली कि द मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर 3 फेज 3 वायर, ये हम लोग जब बीटेक में थे तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे और इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता था कैसे क्या, तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको मैं आपको कहूंगा, इसको आप जरूर याद कर लीजिए कि मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर्स रिक्वायर्ड टू मेजर 3 फेज 3 वायर, बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड हो, दोनों के लिए कितने यूज होते हैं, 2 होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इफ एन इंडक्शन टाइप, अभी आपने पीछे देखा तो वो जो दोनों सब्जेक्ट थे कि डीसीएन और डेटा स्ट्रक्चर था, डीसीएन और डेटा स्ट्रक्चर से आपने देखा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही मॉडरेट से इजी था। मतलब अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रांग है, आपने एक बार उसको पढ़ा है और उसके कुछ टर्म, उनके डेफिनेशंस आपको पता है, तो उससे आप आंसर्स को कर ले जाएंगे, जैसा कि 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला इलेक्ट्रिकल से देखें तो यहां पे भी देख सकते हैं आप, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इफ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर रन फास्ट इट कैन बी स्लोड डाउन बाय, उसको कैसे हम स्लो कर सकते हैं, बाय एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट्स एंड मेकिंग इट मोर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 75 की, लो रेजिस्टेंस आर प्रोवाइडेड विथ 4 टर्मिनल, लो रेजिस्टेंस आर प्रोवाइडेड विथ
4 टर्मिनल्स, तो उसका क्या होगा, इन ऑर्डर टू रेजिस्टेंस वैल्यू बिकम्स डेफिनिट इन रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट्स एज अ करंट टर्मिनल। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी। आप देख रहे हैं कि इनका जो क्वेश्चन का डिजाइनिंग है वो भी लगता है किसी बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस को रख रहे हैं या फिर डेफिनेशन को आधा कट करके उसको कंप्लीट करवा रहे हैं, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस ये बनाए हैं। आगे दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटेंस ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्शन ऑफ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जो मेजरमेंट का क्लास कराया था उसमें सारे आप ऐसे क्वेश्चंस, वहां से मेरे सिर्फ एक 2 या 3 पेज का नोट्स है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस मैंने पीछे भी सबको दिए थे, उन्होंने उसको पढ़ा भी था। मैंने सारे ब्रिजेस को, उसके मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर मैंने क्लास भी, एक मेरा मेजरमेंट का क्लास भी मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, और उसका नोट्स भी मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड किया था। फिर से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उस पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो और जो मटेरियल है इजिली आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। तो मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटेंस ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ, क्या हो जाएगा दोस्तों, मीडियम क्यू कॉइल। मीडियम क्यू कॉइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वोल्ट मीटर with a broad bandwidth has see high noise level and low sensitivity, high noise level and low sensitivity। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, फ्रीक्वेंसी काउंटर कैन बी यूज्ड टू मेजर। फ्रीक्वेंसी काउंटर इसको मेजर करने के लिए होता, पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल, दूसरा फंडामेंटल एंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ये नहीं होगा, बाकी सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, मतलब इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेज सीक्वेंसेस फॉर अ 3 फेज एसी सिस्टम। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका आंसर हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन डेल्टा कनेक्शन लाइन करंट लैग्स बिहाइंड फेज करंट बाय। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन है, 30 डिग्री से लैग करते हैं। ये सब टोटली आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पावर फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो यूनिटी होता है। इसको आप याद कर लीजिए, पावर फैक्टर इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या होता है दोस्तों, यूनिटी होता है। अगला, स्टेपर मोटर में बी कंसीडर्ड एज अ। स्टेपर मोटर क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग स्टेपर मोटर होता है, इतना आप समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज टू डिक्रीज आयरन लॉसेस, प्रिवेंट एडी करंट लॉस, इलिमिनेट मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। तो आप ये एडी करंट लॉस पॉइंट को ले सकते हैं यहाँ पे, तो डी डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ अ कॉमन मैग्नेटिक सर्कल, डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ कॉमन मैग्नेटिक सर्कल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे आंसर की में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 84, विच क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग इंक्रीज व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम सेल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कौन सी क्वांटिटी को बढ़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन अगर आप देखें, यहाँ पे अगर कोई सेल है, जनरली हम सीरीज में अगर दोस्तों कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में क्या बढ़ता है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, और पैरेलल में अगर हम करते हैं तो उसमें करंट बनने के चांसेस हो सकते हैं। बट यहाँ पे फॉर क्वेश्चन डिक्लेयर ओपन एवरी कैंडिडेट गेट 1 मार्क्स, ये मार्क टू ऑल कर दिए हैं, इस क्वेश्चन को मार्क टू ऑल कर दिए। जनरली दोस्तों देखा जाए, जब हम बैटरी सेल्स लेते हैं, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, अगर आप बीएसएनएल में जॉब करते हैं तो 2-2 वोल्ट्स की बैटरीज रहती हैं, 2-2 वोल्ट्स की बैटरीज रहती हैं, 1-2 वोल्ट, उनको जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो टोटल 24 बैटरीज को कनेक्ट करते हैं, 2-2 वोल्ट से हमें 48 प्लस समथिंग वोल्ट मिलता है। और करंट उसमें फिर करंट की वैल्यू, जब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू सेम इतने एम्पियर का रहता है। तो अगर पैरेलल हम करेंगे
तो इन पैरेलल क्वांटिटी एमंग द फॉलोइंग इंक्रीज विद सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में करें करंट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। इसको मार्क टू ऑल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अ होम आर कनेक्टेड इन। ये तो पैरेलल में होते हैं, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। पैरेलल में होते हैं जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। रीजन ये कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जिसके कारण यहाँ पे इसका पैरेलल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे? तो ए बी सी डी सभी। टेम्परेचर ऑफ सॉइल, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, डेप्थ एट विच द इलेक्ट्रोड इज एम्बेडेड, क्वालिटी ऑफ कोल, डस्ट एंड चारकोल, सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ करंट इज मिनिमम फॉर द अल्टरनेटिंग करंट। Which of the following value of current is minimum for the alternating current? Alternating current की बात करें तो एवरेज वैल्यू हो सकती है मिनिमम इसकी। तो बात करें यहाँ पे सी, मीन वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। ठीक, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें, द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज अ फैक्टर यूज्ड व्हेन टू कॉइल्स आर म्यूचुअली कपल्ड इन अ मैग्नेटिक सर्किट। ठीक, अगला, सारे क्वेश्चन दोस्तों पूरा थ्योरेटिकल बेसिस पे है। अगर आप एक बात अच्छे से पढ़े हैं तो बहुत ही आसानी से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, और इनके क्लासेस मेरे चैनल पे भी पढ़े हुए, मैं उस पे भी जाकर के आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन अ एलसी फिल्टर द रिपल फैक्टर इज रिमेन्स कांस्टेंट विद द लोड करंट, रिमेन्स कांस्टेंट विद द लोड करंट। अब 90 surge absorbed are used for protection against low voltage high voltage oscillations। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 91, which of the following device is mainly used in DC ड्राइवर। डीसी ड्राइवर में जनरली किसका यूज होता है? ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, डायोड एंड ट्राई एसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? थायरिस्टर। थायरिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, थायरिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर अगले क्वेश्चंस की ये क्या है, थायरिस्टर फॉलोइंग डीसी ड्राइव्स। अगले क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 आप देख सकते हैं, इन विच रीजन और ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ ओपन स्विच। ओपन स्विच की तरह वो कब वर्क करता है? तो कट ऑफ रीजन में वो ओपन मतलब ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। और क्लोज स्विच किस में वर्क करता है दोस्तों? सैचुरेशन रीजन में वो क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है। सैचुरेशन रीजन में क्लोज स्विच और कट ऑफ रीजन में ओपन सर्किट, मतलब कि वो वर्क नहीं कर सकता। आप ट्रांजिस्टर एज ए इन्वर्टर जब पढ़े होंगे तो उस केस में यहाँ पे देख सकते हैं। विच आर द स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो नैंड एंड नॉर फंक्शंस आर कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 94, कार्नोफ मैप इज यूज मिनिमाइजेशन के लिए यूज होता है। मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में बहुत ही अच्छे से इन सारे पूरे पार्ट को मैंने कवर किया। आप एक बार जाकर के जरूर देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली उस क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। अगला, इन ईच सक्सेसिव कोड डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रेजेंटिंग कोड बाय अ सिंगल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ये दोस्तों किसमें होता है? आप ग्रे कोड होता है। जो आपका कर्नोफ मैप है उसमें जो फीलिंग होती है ग्रे कोड के कारण, ग्रे कोड से ही होती है। और ग्रे कोड को दोस्तों मिनिमम एरर कोड भी बोला जाता है और एरर फाइंडर कोड भी बोला जाता है, कि इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं? एरर फाइंड करते हैं। क्योंकि जो सक्सेसिव इसका डिजिट होता है ना, उनके बीच में सिर्फ एक का अंतर होता है, तो इसके कारण हम वो फाइंड कर पाते हैं कि अगर एक से ज्यादा एरर गैप हो जाता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं कि इसमें एरर इंक्लूड हो गया है। तो इसलिए द सक्सेसिव कोड डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रेजेंट प्रीसीडिंग कोड बाय अ सिंगल बिट ओनली, देन इस कोड इज कॉल्ड वेटेज ग्रे कोड इसको बोला जाता है। ठीक, ग्रे कोड बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर, और इसका जो कार्नोफ मैप की फीलिंग होती है ना, वो भी इससे भी होता है। इसको मिनिमम एरर कोड भी बोला जाता है, एरर फाइंडिंग में इसका यूज होता है। अब अगर दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों आपको बता दो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कनेक्शन विद द लॉजिक गेट। लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक बार जाकर के मेरे क्लास जरूर देखें, आपके सारे डाउट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तो क्लियर ही हो जाने। इसका एक्सनॉर इज
डिराइव्ड गेट, ठीक, एक्सॉर इज यूनिवर्सल, वो रॉन्ग है। यूनिवर्सल गेट तो सिर्फ नैंड एंड नॉर है। एक्सनॉर इज बेसिक गेट, ये भी रॉन्ग है। एंड एक्सॉर इज बेसिक गेट, ये भी रॉन्ग है। एक्सॉर इज डिराइव्ड गेट, ठीक। तो ये डिराइव किया गया किससे? बेसिक गेट से। तो फैन इन फैन आउट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स आप किसकी है? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लॉजिक फैमिलीज की हैं। लॉजिक फैमिलीज कौन कौन सी हैं दोस्तों? ईसीएल, इमीटर कपल लॉजिक, ट्रांजिस्टर कपल लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो एक फैमिलीज हैं जिसमें फैन इन फैन आउट का केस आता है, ठीक। अगला बात करें दोस्तों अकॉर्डिंग, ये जो आरटीएल है, टीटीएल है, ईसीएल है, डीटीएल है, ये सब एक लॉजिक फैमिलीज हैं और उसमें फैन इन फैन आउट का एरर आता है। अकॉर्डिंग टू द आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस लॉजिक फैमिलीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज एज बाइपोलर एंड मॉस, ठीक। बाइपोलर एंड मॉस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ डिकोडर इज, डिकोडर क्या है? डिकोडर दोस्तों क्या है? एक सीक्वेंशियल सर्किट नहीं है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट इसलिए है दोस्तों कि सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिनमें मेमोरी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। बट बात करें कॉम्बिनेशनल सर्किट की, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट सिर्फ और सिर्फ उसका जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। ये सब कुछ दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल के बीच में डिफरेंसेस बताए हैं, कौन कौन से सर्किट है। आप एक बार जरूर देखिएगा, आप जरूर कहेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे डिकोडर हो गया, मल्टीप्लेक्सर्स हो गए, ये सब क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। अगर बात करें सीक्वेंशियल सर्किट की तो फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, और ये सारे आपको क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सीक्वेंशियल सर्किट में। The maximum noise voltage that may appear at the input of a logic gate without changing the logical state of its output is termed as, क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको नॉइज इम्यूनिटी बोलते हैं। अगला, मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट सम इन हाफ एडर। दोस्तों ये सब कुछ मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस आप कर सकते हैं मेरी क्लास से, या फिर डायरेक्टली किताबों से क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सी 4 4 इसका, अ मल्टीप्लेक्सर इज लॉजिक सर्किट डिजाइन टू स्विच सेवरल इनपुट्स टू मल्टीपल सिंगल आउटपुट। इसको मेनी टू वन सर्किट भी बोला जाता है मल्टीप्लेक्सर को। अगला, द फास्टेस्ट टाइप ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज, सबसे जो फास्टेस्ट होता है दोस्तों वो पैरेलल कंपैरेटर टाइप्स होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में आउटपुट आ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन अ लो लेवल एएम सिस्टम एम्पलीफायर्स फॉर डिजिटल का, तो डिजिटल, ये सारे क्वेश्चंस अभी तक जो आप लोगों ने देखा ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। आप बहुत ही आसानी से जा करके अगर मेरी क्लास को आपने अटेंड किया है तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ही आसानी से और इजी वे में दे सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 104, in a low level AM system amplifiers following the modulate stages must be a linear devices। अगले क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है इन द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, इसका राइट आंसर हो जाएगा द एम्पलीट्यूड ऑफ द एनी साइड बैंड डिपेंड ऑन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। दोस्तों ये मैंने जो कम्युनिकेशन से कुछ बेसिक क्लासेस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप एक बार जा करके आप वो क्लास भी देख सकते हैं। सिंस नॉइज फेज मॉड्यूलेशन modulates the FM wave as the noise sideband frequency approaches the carrier frequency, the noise amplitude B इसका राइट हो जाएगा decrease indicates the fall statement in order to combat noise A, the channel bandwidth may be increased in order to reduce quantized noise. One must be increase the number of standard amplitudes। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो क्वेश्चन नंबर 109, द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पीसीएम इज द लार्ज बैंडविड्थ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इट, ठीक। पीसीएम का ये बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। अगला, ए स्कीम इन विच सेवरल चैनल्स आर इंटरलीव्ड एंड द ट्रांसमिटेड टुगेदर इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अगला, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स interleaves pulse belonging to different transmission। अगला, the essential condition for total internal reflection, ये देखिए फाइबर से सीधे आप देख सकते हैं, इसका क्रिटिकल एंगल पे डिपेंड करता है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स। अगला, VLF waves are used for some type of service because they are very reliable,
रिलायबल। अगला हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आर affected by the solar cycle. Frequencies in the U ultra high frequency range propagate by means of space wave. Choose the correct statement regarding satellite communication. A satellite earth station must have as many receive chains as there are कैरियर ट्रांसमिटेड टू इट। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन से। अब अगर दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 117, क्राइटेरियन यूज फॉर जजिंग अप्रोप्रिएट टूल सॉफ्टवेयर इज अ functionality. Linux is a operating system. अब इससे इजी क्वेश्चन तो शायद ही कुछ हो सकता है। Which of the following is not an object oriented programs? OOPS. C. Exception. Which feature of object oriented program describe the reusability of code? D. इनहेरिटेंस। तो आप दोस्तों ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को जरूर एक बार देखिएगा। आप देख सकते हैं यहीं पे 3 क्वेश्चंस उससे पूछे गए। विच फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम डिराइव्स द क्लास फॉर अनदर क्लास। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनहेरिटेंस। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कि तो विच ऑपरेटर फ्रॉम द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट द फीचर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? ए ओवरलोडिंग, ठीक। विच मेंबर ऑफ द सुपर क्लास इज नेवर एक्सेसिबल टू द सब क्लास? सी प्राइवेट मेंबर। अगला 124, द रीजन ऑफ नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व इन द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीएन जंक्शन इज। नेगेटिव वोल्टेज आपका कब होता है? जैसे ये पैरेलल, ये ऊपर जाएंगे, ये पीछे बोथ पी रीजन एंड एन रीजन आर हैवली डोप्ड। जब दोनों हैवली डोप्ड रहेंगे तब ये आपको देखने को मिलेगा। अ जेनर डायोड इज यूज्ड। आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के क्लासेस आप जाकर के देख सकते हैं। जेनर डायोड इज यूज्ड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में। इसका यूज होता है किसका? जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। सी, ठीक। अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 126, तो फोटोडायोड इज नॉर्मली रिवर्स बायस में काम करता है। फोटोडायोड में काम करता है। ये आपका रिवर्स बायस में काम करता है फोटोडायोड, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर अ मॉसफेट? मॉसफेट के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसका क्यू एंड आर। चैनल लेंथ रिड्यूस, ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। अगले क्वेश्चंस की बात करें, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द करंट एम्पलीफिकेशन द डिस्क्राइब फीडबैक टोपोलॉजी। करंट फीडबैक है तो आपका आउटपुट में करंट आना चाहिए, मतलब आउटपुट में सीरीज होना चाहिए। आउटपुट में सीरीज और इनपुट में भी क्या होना चाहिए दोस्तों? करंट चाहिए। तो हमें यहाँ पे संट, तो संट सीरीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर कैन बी यूज्ड वेयर हाई स्टेबिलिटी जहां भी जरूरत हो क्रिस्टल ऑसिलेटर पे डायरेक्टली आप स्विच करिए। क्रिस्टल ऑसिलेटर किसके लिए? हाई स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है। तो इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर। अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 130, व्हेन एम्पलीफायर आज कैस्केडेड कब होते हैं? द ओवरऑल गेन इज इंक्रीज। डेफिनेटली ओवरऑल गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है, इनपुट रेजिस्टेंस वो पहले एम्पलीफायर पर डिपेंड करेगा, आउटपुट रेजिस्टेंस वो लास्ट वाले एम्पलीफायर पे करेगा, और जो उसका गेन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। विच टाइप ऑफ स्पेशल पर्पस डायोड इज फॉर्म्ड बाय अ मेटल एंड सेमीकंडक्टर? ठीक, स्कॉटकी डायोड, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 8086 इन 8088? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों द 8086 ये कितने बिट के माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर
16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, ये 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। अगला दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे डीएमए से है तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसका डी आंसर्स है। मैं दोस्तों फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, बस हम ये देखना चाहते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कैसे आप प्रिपरेशन करें, बहुत ही आसानी से आप इसको कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडरेशन फॉर माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी डिजाइन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर ये सारे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्लीकेबल फॉर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एप्लीकेशंस, इसका आंसर सी हो जाएगा। इन अ ब्रॉडकास्ट सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर द मिक्सर इनपुट मस्ट बी ट्यून्ड to the single frequency। अगला the local oscillator of broadcast receiver is tuned to the frequency higher than the incoming frequency D। अगले क्वेश्चंस की अगर दोस्तों बात करें the local क्वेश्चन and electromagnetic waves polarization, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 139 का B is due to the transverse nature of the waves, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द वेव्स। क्वेश्चन नंबर अगर 140 की बात करें, इन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन टू देम, एटेन्यूएशन। ठीक, व्हेन माइक्रोवेव सिग्नल्स फॉलोज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, दिस इज नोन एज डक्टिंग बोलते हैं इसे। टनल डायोड की अगर बात करें तो टनल डायोड हैज द टीनी होल, सी इसका राइट आंसर। यूज अ हाई डोपिंग लेवल टू प्रोवाइड अ नैरो जंक्शन, ये सब माइक्रोवेव से क्वेश्चन है। वेवगाइड्स आर यूज्ड मेनली फॉर माइक्रोवेव सिग्नल्स बिकॉज दे वुड बी टू बल्की एट लोअर। अ डुप्लेक्सर इज यूज्ड, डुप्लेक्सर कहाँ यूज होता है? टू अलाउ द वन एंटीना टू बी यूज्ड फॉर रिसेप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 145 फॉर हैंडलिंग हाई पावर द बेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम इज। हाई पावर को अगर हैंडल करना हो तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड का यूज होता है। कौन से वेवगाइड का? रेक्टेंगुलर वेवगाइड का। एंड अनग्राउंडेड एंटीना नियर द ग्राउंड, सी एक्ट्स एज एन एंटीना अरे, एंटीना अरे की जैसा वो एक्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ नॉन रेजोनेंट एंटीना, नॉन रेजोनेंट एंटीना कौन से होते हैं? वही पहला वाला है दोस्तों, द रिम्बुक एंटीना। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीना इज सर्कुलरली पोलराइज्ड? तो डी हेलिकल एंटीना। अ हेलिकल एंटीना इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट ट्रैकिंग बिकॉज ऑफ इट्स सर्कुलर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन के कारण हेलिकल एंटीना का यूज करते हैं। द पिच ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू, ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी से ये एसोसिएटेड है। तो दोस्तों आपने पूरे क्वेश्चन पेपर में देखा क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट ही था, मॉडरेट भी नहीं कर सकते, सारे पूरे थ्योरेटिकल ही थे। आपने यहाँ पे देखा कि आप अगर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे कुछ जो, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक सब्जेक्ट जो अगर आपका है तो आपका इस टेक्निकल सेक्शन को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और अगर बात करें टीसीपी, आईपी या फिर आप डीसीएन, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, जनरली इसमें जो मेन क्वेश्चंस थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, अब माइक्रो प्रोसेसर या डेटा स्ट्रक्चर को मिला दिया जाए तो उससे थे, और ये डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क उससे थे। और इधर बात कर ले तो एंटीना और माइक्रोवेव से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिले, और कम्युनिकेशन से स्टार्टिंग के मॉड्यूलेशन से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो क्वेश्चन का लेवल आपने देखा 2021 के एग्जामिनेशन में इजी टू मॉडरेट ही था। तो अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज है आपका, आया आपने मेरे क्लासेस को फॉलो किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाकर के उन क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के मेरे चैनल को या फिर मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी मैं स्टडी मटेरियल है, जो भी क्लासेस हैं वहां प्रोवाइड करूं तो आपको इजिली मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।